चलो नाउ लेट स्टार्ट यूनिट 4। यूनिट 3 से पहले मैं यूनिट 4 स्टार्ट करवा रही हूँ और उससे पहले है 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क आने के लिए तुम्हें दो चीजें अच्छे से आनी चाहिए। वन इज मैश एनालिसिस एंड अनदर वन इज नोडल एनालिसिस, जो कि तुम्हें यूनिट 3 के लिए भी आनी चाहिए। तो मैं एक सिंपल सा टॉपिक ले रही हूँ, मैश एनालिसिस, जो तुम्हारे यूनिट 3 में भी काम आएगा और यूनिट 4 में भी काम आएगा। ओके, अब नाउ लेट स्टार्ट विद द मैश एनालिसिस। थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें याद होगा, मैं बस नॉलेज ब्रीफ कर रही हूँ, ब्रीफ अप कर रही हूँ। यस, अब ये बताओ कि मान लो कि ये सर्किट तुम्हारा घर है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस घर में कितने रूम्स अवेलेबल हैं? ये सर्किट है और ये सर्किट तुम्हारा घर है, और इस रूम कितने रूम्स अवेलेबल हैं? 2। दिस इज द रूम ऑफ I1 एंड दिस इज द रूम ऑफ I2। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 वी हैव टू मार्क करंट डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट। You can take both clockwise or you can take both anti-clockwise, one clockwise and anti-clockwise. But I'll suggest my student you always take direction in clockwise only. ठीक है, don't take it in anti-clockwise or clockwise. उसका एक reason है, वो आगे पता लग जाएगा। Now step number 2, we have to mark sign convention. Sign convention means you know that current always flows from higher potential to lower potential, right? Like suppose this is mesh 1, A, B, C, D. If the current is moving from A to D, sign would be positive here, negative here. B to C, positive here, negative here. And battery sign will remain same irrespective of the direction of current. Battery का बड़े वाला terminal is positive, छोटे वाला terminal is negative. Now similarly if we'll mark for the I2 mesh, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Okay, now tell me any doubt up to here? Next is we need to apply KVL in mesh analysis. तुम कहाँ पे खड़े हो? A पे। जाना कहाँ पे है? B पे। तो A से B पे जाओगे, जो जो तुम्हारे रास्ते में सेकंड साइन आता जा रहा है उसको तुम्हें लेते चलना है। A से B पे गए, बताओ मुझे सेकंड साइन कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। रेजिस्टेंस कितना है A to B वाले रास्ते में? 4, तो -4। करंट कितना है? दैट वुड बी -4 I1, राइट? ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? -4 I1। देन अब ये देखो -4 I1 -6। करंट ये I1 का रूम है तो I1 पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव। देखो साइन अपोजिट है तो करंट की मूवमेंट भी क्या है? अपोजिट। I1 ऊपर से नीचे जा रहा है और I2 नीचे से ऊपर, तो +10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी तरह मुझे सेकेंड मैश की इक्वेशन बताओ क्या आएगी। अब देखो तुम्हारे सिलेबस में काफी सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। उसमें से तुम्हारे पास एक पैरामीटर है, अगर हम इसकी बात करें तो यूनिट 4 की, इसमें देखो हमारे पास क्या है? ओपन सर्किट पैरामीटर। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, बट ओपन सर्किट पैरामीटर को हम कौन सा पैरामीटर बोलते हैं? जेड पैरामीटर, क्योंकि ये जेड पैरामीटर के नाम से फेमस है। इसी तरह शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस मतलब शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, और इस पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं? वाई पैरामीटर। और इसी तरह यहाँ पे क्या है? ABCD कांस्टेंट, मतलब ये क्या है? ABCD पैरामीटर। ABCD पैरामीटर का एक और नाम है, दैट इज ट्रांसमिशन पैरामीटर। ये नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पढ़ाते हैं और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉमन है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल तुम्हें ये 3 टॉपिक करवाऊंगी, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और ABCD पैरामीटर, और इनके बीच का आपस में रिलेशनशिप। चांसेस हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आएगा। ओके,
तो सबसे पहले इन तीनों पैरामीटर की हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है? ये टॉपिक का नाम है तुम्हारा टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब क्या है कि हमारे पास एक नेटवर्क है, वो नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, जैसे रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज नोन एज नेटवर्क। ठीक है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ इनपुट सप्लाई देंगे, अगर कुछ सर्किट बनाए तो कुछ ना कुछ सप्लाई भी देंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव V1। अब इसमें टू पोर्ट बोला हुआ है, तो टू पोर्ट का मतलब क्या है कि हम दोनों साइड से इसे सप्लाई देंगे। यहाँ से हम V1 दे रहे हैं और यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, V2। यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो होगा, I1, और यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो होगा, I2। तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली टू पोर्ट नेटवर्क, जिसके टू पेयर ऑफ टर्मिनल है। एक है तुम्हारे पास ये वाला इनपुट टर्मिनल, या फिर बोलो इसे टेक्निकल लैंग्वेज में इनपुट पोर्ट, और एक है तुम्हारे पास आउटपुट टर्मिनल, दैट इज नोन एज आउटपुट पोर्ट। तो इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट दोनों ही हैं, तो ये टू पोर्ट नेटवर्क है। ठीक है, क्लियर है? अब इसकी अगर हम डिटेल में बात करें, जो तुम्हें पढ़ना है, दैट इज जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर की हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कि हमने वोल्टेज V1 सप्लाई दिया है, तो इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, Z। अब Z पैरामीटर 4 पैरामीटर होते हैं। एक होता है Z11, एक होता है Z12, एक होता है Z21 और एक होता है Z22। इसका मतलब क्या है, Z11 कहाँ से आया, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। Z12 कहाँ से आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। Z21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। Z22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट पोर्ट है, तो क्या और लिख लेंगे हम, V1 V2, दैट इज इनपुट पोर्ट, और यहाँ पे हम करंट से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो बेसिकली ये इक्वेशन आई कहाँ से है तुम्हारे पास, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ तुम्हें पता ही है क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब R नाउ के Z होता है, तो V इज इक्वल टू आई जेड। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास आई जेड की फॉर्म आ रही है। तो V1 इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो Z11 I1 प्लस Z12 I2, यही बनेगी। सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा हमारे पास, Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये हो गए हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन Z पैरामीटर की, जो तुम्हें न्यूमेरिकल पर्पस से याद करनी है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के दो डिफरेंट मेथड होते हैं, मैं तुम्हें इजी वाला मेथड बताऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, गॉट इट। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किट ले रही हूँ। दो टाइप्स के इसमें जनरली सर्किट देते हैं, एक देते हैं टी नेटवर्क, एक देते हैं पाई नेटवर्क। ठीक है, देखो ये टी की शेप ले रहा है, ये पाई की शेप ले रहा है। टी नेटवर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे हमारे पास सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2, यहाँ पे करंट जाएगा I1, यहाँ पे करंट जाएगा I2। ये टी नेटवर्क हो गया। दूसरा देते हैं ये हमें पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, फिर से वही प्लस माइनस V1, या फिर यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है, प्लस माइनस V2, I1 I2। अब बात आती है कि मैम अगर इन दोनों के अलावा हमें कोई और सर्किट दिया तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसको तुम सिंप्लीफाई करके इस सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे, बाय यूजिंग स्टार एंड डेल्टा, वो भी बताऊंगी। पहले मैं एक सिंप्लीफाइड सर्किट तुम्हें बता रही हूँ कि किस तरह से हम सिंपल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोलो पहले, यहाँ तक कोई डाउट? अ- देखो वही बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट, फाइंड जेड पैरामीटर, कि तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आता है।
ये तुम्हारे पास काइंड ऑफ पाई नेटवर्क हो गया। यहाँ पे मैंने बोला था रेजिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो एक स्टैंडर्ड मेथड बता रही हूँ, ये मेथड भले ही थोड़ा सा लेंदी पड़े बट ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, तुम्हें और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जो कुछ भी आएगा यही करना है। तो अब इसमें हमारे पास है प्लस माइनस V1 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम और प्लस माइनस V2, यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा I2 और यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा I1। अब इन्होंने क्या बोला है, हमें क्या निकालना है, Z पैरामीटर। Z पैरामीटर का मतलब हमें क्या निकालना है, Z11 की वैल्यू, Z12 की वैल्यू, Z21 की वैल्यू और हमें Z22 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अब इसमें हमें क्या अप्लाई करना है, सिंपल सा सीधा सा मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास कितने मैश हैं, 3 मैश हो गए। ये हो गया हमारे पास I1, ये हो गया, देखो I1 की डायरेक्शन ऐसे है तो मैंने ऐसे ही लिया है, यहाँ पे ये I2 की डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे ही लिया है, ठीक है। बीच वाला मैं ले लूंगी I3, क्योंकि उसको मैं I2 और उसको I3 नहीं कर सकती, हमें हैबिट I1 I2 I3 की थी, क्योंकि ये पोर्ट्स फिक्स्ड होते हैं कि ये V2 है तो ये भी I2 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये V1 है तो ये I1 ही रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये I1 ही रहेगा और ये I2 ही रहेगा और डायरेक्शन हमारे पास ऐसी ही रहेगी, राइट। तो अब मैं फर्स्ट मैश की इक्वेशन बना रही हूँ। फर्स्ट मैश की इक्वेशन क्या आएगी, अगर हम साइन मार्क करेंगे तो -1 I1, राइट, -2 इंटू I1, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, I1 माइनस I3 प्लस V1 इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 इज इक्वल टू 3I1 माइनस 2I3, ये आ जाएगा। ये आ गई तुम्हारे पास फर्स्ट मैश की इक्वेशन। यहां तक बोलो कोई डाउट? अब इसी तरह मैं थर्ड मैश की इक्वेशन बना रही हूँ। थर्ड मैश मतलब ये वाला, तो यहाँ से चलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब I2 और I3 की डायरेक्शन सेम है, ये भी ऊपर से नीचे जा रहा है और ये भी ऊपर से नीचे जा रहा है, और जब भी डायरेक्शन सेम होती है तो करंट क्या होता है, ऐड। तो उस केस में कितना हो जाएगा, -2 I2 प्लस I3 और प्लस V2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V2 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 2I3, यही आ गया। यहां तक बोलो कोई डाउट किसी को? अब इसके बाद देखो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रही हूँ जो मैंने अभी लिखी थी, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, ठीक है। अब अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगी तो हमारे पास Z11 Z12 की वैल्यू आ जानी चाहिए जो हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे देखो V1 की जगह V1 है, ठीक है, अच्छा है। I1 की जगह I1 है, ठीक है, हमारे लिए अच्छा है कि हमारे लिए कंपैरिजन में इजी होगा। बट यहाँ पे क्या है I2, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है I3, इसका मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें I3 नहीं चाहिए, है ना। सेम चीज नीचे वाली इक्वेशन के लिए देखो, V2 की जगह V2 है, I2 की जगह I2 है, I1 की जगह I3 है, तो इसमें भी हमें I3 नहीं चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, I3 की इक्वेशन निकालनी है फ्रॉम द सेकेंड मैश। तो इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड मैश को, क्या इक्वेशन बनेगी तुम्हारे पास, -1 I3 -2 I3 प्लस I2 -2 I3 माइनस I1 वुड बी इक्वल टू 0। अब हमें बेसिकली क्या करना है, ना मुझे यहाँ पे I3 चाहिए ना मुझे यहाँ पे I3 चाहिए, तो यहाँ से हम I3 की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन कंपेयर हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे तुम निकाल के बताओ I3 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से इन टर्म्स ऑफ I1 एंड, देखो इसको फर्दर सॉल्व करके अगर तुमने सॉल्व कर लिया हो तो I3 की वैल्यू आ रही है 2/5 I1 माइनस 2/5 I2, यही आ रही है सबकी, ठीक है। तो हमारे पास V1 की इक्वेशन क्या थी, दैट इज 3I1 माइनस 2I3, और जहाँ पे हमें I3 को सब्सटीट्यूट करना है 3I1 एज इट इज रहेगा, -2 एज इट इज, I3 क्या है 2/5 I1 माइनस 2/5 I2,
इसको फर्दर सॉल्व कर लो। 3i1 माइनस 4/5i1 प्लस 4/5i2। इसको अब i1 के कोफिशिएंट को एक साथ रखना है तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या पॉइंट्स में सॉल्व कर लो डायरेक्ट कैलकुलेटर में, वो तुम्हारी मर्जी है। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या थी स्टैंडर्ड इक्वेशन? v1 इज इक्वल टू z11i1 प्लस z12i2। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो z11 की वैल्यू आ गई हमारे पास 11/5 और z12 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। ठीक है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। v2 की वैल्यू क्या आई थी? 2i2 प्लस 2i3। अगेन हमें i3 नहीं चाहिए था तो v2 इज इक्वल टू 2i2 प्लस 2 इंटू i3 दैट इज 2/5i1 माइनस 2/5i2। तो सॉल्व कर लो। v2 इज इक्वल टू 4/5i1 प्लस 6/5i2। यही आएगा, चेक कर लेना। ये आ गई तुम्हारे पास z21 की इक्वेशन और ये आ गई तुम्हारे पास z22 की। तो उसके बाद तुम्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। z11 कितना आया था? 11/5 और 4/5। ये कितना आया? 4/5 और 6/5। सो दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, राइट? ये जीरो पुट करो, वो करो, वो करो, बट सारे मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में चले जाते हैं। तुम्हें मैश एनालिसिस ऑलरेडी आता ही है, नहीं भी आता तो तुम्हें यूनिट 3 के लिए तो सीखना ही पड़ेगा अच्छे से, है ना? तो सिर्फ तुम्हें अगर मैश एनालिसिस आता है तो तुम z पैरामीटर, y पैरामीटर वगैरह सब निकाल सकते हो। और कुछ नहीं करना, कितने भी मैश हो, जैसे यहाँ पे तो 3 मैश थे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा तरीका यही रहेगा हमेशा। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देती हूँ मैं। अब देखो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैम, हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो मेथड आपने बताया हम वो मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। डायग्राम बनाऊं। प्लस माइनस v1 i1 i2 प्लस माइनस v2। अब इसके तुम्हें क्या निकालने हैं? z पैरामीटर। देखो फिर से सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये हो जाएगा i1, ये हो जाएगा i2 और i3 को कैसे भी ले लो। अब हमें क्या चाहिए? i1 और i2 चाहिए, i3 नहीं चाहिए। तीनों मैश की इक्वेशन बनाओ। i3 की जो भी वैल्यू आएगी इसमें और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, i3 एलिमिनेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, तुम्हारा फटाफट आंसर आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट कैटेगरी देखो, ये तुम्हें इस तरह से भी दे सकते हैं RLC की टर्म्स में, ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं करना, रजिस्टर तो रजिस्टर ही रहेगा। और जहाँ इंडक्टर आ गया तो तुम्हें पता ही है कि लैपलेस में इंडक्टर के केस में क्या होता है? S से मल्टीप्लाई। कैसे? VL ऑफ S का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? SLI ऑफ S, यही पढ़ा था ना। तो S से क्या होता है? इंडक्टर मल्टीप्लाई। तो इसको तुम सिंप्लीफाइड करके करोगे तो क्या बन जाएगा? ये तुम्हारे पास ये क्या है? 1 ओम। ये क्या है? S। ये क्या है? 1 ओम। अगेन ये क्या है? S। और ये सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम है कि मैश अप्लाई करना है, फिर इक्वेशन निकालनी है। बस इसमें क्या डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो प्रॉपर नंबर में आने की जगह तुम्हारे पास S की टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में ट्राई करना एक बार। होएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी ही, बट एक बार अपने तरफ से ट्राई जरूर करना। अगर यहाँ पे इंडक्टर की जगह कैपेसिटर दिया होता तो उस केस में वो क्या हो जाता? 1/S। बस इतना डिफरेंस है।